लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके बेसिक डेफिनेशंस देखे थे और दोनों का भी हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया था। अभी हम लोगों को एरोबिक रेस्पिरेशन देखना है, जिसके अंदर उसके स्टेप्स क्या होते हैं, उसके अंदर होता क्या है, वो पूरा हम लोग को क्लासीफाई करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने लास्ट टाइम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? एक न्यूट्रिशन है जो हम लोग फूड स्टफ से कंज्यूम करते हैं। उससे कंज्यूम करने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे अंदर ऑक्सीडेशन होता है उसका। जैसा मैंने बोला था, हम लोग रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और हर एक सेल के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो उस रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब इंटरनल रेस्पिरेशन होता है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करता है और लास्टली हम लोग को एनर्जी मिलता है इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं जो हम लोगों ने देखे थे। फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड वन इज क्रेब्स साइकिल और थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ओके, तो 3 स्टेप्स होते हैं। इन तीनों स्टेप्स को हम लोग को अभी क्लासिफाई करना है कि ये कैसे होते हैं, कैसे नहीं, उसके अंदर ग्लूकोज का कन्वर्जन कैसे होता है, कैसे नहीं, हम लोग को पूरी तरह से देखना है। तो इतना पहले ध्यान रखो कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। किसका? ग्लूकोज का। किसका होगा? ग्लूकोज का। अब ये ग्लूकोज क्या है? ये जो ग्लूकोज होता है हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो एक न्यूट्रिशन है कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज के अंदर और यही एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है एटीपीज के अंदर। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है डैश एटीपी। ये तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था। तो कितने एटीपीज के अंदर वो कन्वर्ट होता है तुम लोगों को देखना है। ठीक है, तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है एटीपीज के अंदर। अभी वो कैसे होता है? तो फर्स्ट वन स्टेप आती है ग्लाइकोलिसिस। फर्स्ट स्टेप आती है ग्लाइकोलिसिस। अभी ये जो ग्लाइकोलिसिस होती है, अभी समझो एक सेल है, एक सेल है और इसका न्यूक्लियस है। मेनली हम लोगों ने देखा था द पावर हाउस ऑफ दिस सेल किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है सेल का। ओके, तो ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, जो फर्स्ट प्रोसेस है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। फिर ग्लाइकोलिसिस के बाद जो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन है, वो दोनों भी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हम लोग को एटीपी फॉर्मेशन मिलता है और एटीपी वहाँ पे स्टोर होता है। इसका वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ दी सेल। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर हम लोगों को पढ़ना है ग्लाइकोलिसिस किसके अंदर होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के। ये फर्स्ट पॉइंट है तुम लोगों का। ओके, साइटोप्लाज्म के अंदर होने के बाद वो कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है तो ग्लूकोज कन्वर्ट होगा इसके अंदर। अभी ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। एक ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने के बाद वो चेंज हो जाता है। चेंजिंग होने के बाद वो मेनली फॉर्म करता है पायरुविक एसिड। क्या फॉर्म करता है? ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड। अभी पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हुआ, ये मेन हम लोगों का मॉलिक्यूल है जो फर्दर है ना डिवाइड होगा डिफरेंट एटीपीज के अंदर। तो पायरुविक एसिड मिला। पायरुविक एसिड मिलने के बाद सब बाय प्रोडक्ट्स भी हम लोग को मिलते हैं। बाय प्रोडक्ट कौन कौन से? तो एटीपी भी यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, मतलब थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पर से निकलती है। वो होने के बाद NADH2, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, NADH2 इसको बोलते हैं। वो होने के बाद सम वाटर भी फॉर्म होता है H2। अभी इनके कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं? तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर पायरुविक एसिड मेन प्रोडक्ट फॉर्म होता है और बाय प्रोडक्ट्स हम लोग को ATP मिलता है, NADH2 मिलता है और H2O मिलता है, मतलब वाटर मिलता है। और इन सब के ओवरऑल 2 मॉलिक्यूल्स हम लोग को फॉर्म होते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं हम लोगों के लिए? 2 मॉलिक्यूल्स, ईच हैविंग 2 मॉलिक्यूल्स। ओके, अभी ये जो पायरुविक एसिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर। मतलब ग्लाइकोलिसिस के अंदर एक ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड। यही पायरुविक एसिड PA लिखता हूँ इसको। पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम A। अब ये भी मॉलिक्यूल का नाम है। तो वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बने थे पायरुविक एसिड के।
तो यहाँ पे भी एसिटाइल कोएंजाइम के कितने मॉलिक्यूल होंगे, एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड का, दूसरा भी पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर चेंज होगा। तो दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के थे, तो दो मॉलिक्यूल हम लोगों को किसके मिलेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए के मिलेंगे। होने के बाद फिर से यहाँ पर से हम लोगों को है ना सम बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बाय प्रोडक्ट कौन कौन से, तो फिर से हम लोग को 2 NaDH2 मिलेंगे, प्लस हम लोगों को थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, उसके भी 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर से रिलीज होंगे, और यही कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग नोज के थ्रू बाहर छोड़ देते हैं। ओके, तो फिर से एक बार कवर कर लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को ग्लूकोज मिलता है, वही ग्लूकोज C6H12O6 जिसका फॉर्मूला है वो कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड के अंदर। पायरुविक एसिड इज अ मेन प्रोडक्ट इन द ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं ATP, NaDH2 एंड H2O, ऑल हैविंग 2 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है 2 पायरुविक एसिड के अंदर। यही पायरुविक एसिड फर्दर कन्वर्ट होता है टू एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं एसिटाइल को ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ओके, यही एसिटाइल कोएंजाइम में फर्दर डिवाइड होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस होते हैं, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। उसके बाद 2 NaDH2 यहाँ पे फॉर्म होते हैं, इसका भी यूज़ होने वाला है बाद में, जो हम लोग देखेंगे। फिर वो होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर से रिलीज होता है, जो हम लोग नोज के थ्रू बाहर छोड़ देते हैं। जो पूरा प्रोसेस था ग्लाइकोलिसिस का, तो समझा ग्लाइकोलिसिस। ये होने के बाद अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रेब्स साइकिल। सेकेंड वन इज क्रेब्स साइकिल। ओके, अभी ये जो क्रेब्स साइकिल है वो तो स्टार्टिंग में बोला मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। इट मीन्स ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो ग्लाइकोलिसिस के अंदर बना था वो साइटोप्लाज्म के अंदर बना था। अब ये साइटोप्लाज्म के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम में क्या होगा, जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस क्रेब्स साइकिल को साइकिल क्यों बोला गया है? साइकिल मतलब क्या, कि अगर हम लोग साइकिल का टायर लेंगे, एक पोजीशन से वो स्टार्ट होता है, एक राउंड मारता है, फिर से वहीं पे आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे राउंड्स हो जाते हैं, बार बार रिएक्शंस होते हैं, और रिएक्शंस के थ्रू वहाँ पे फॉर्मेशन होता है सम एलिमेंट्स का। ओके, तो यहाँ पे साइक्लिक चेन रिएक्शन होती है। क्रेब्स साइकिल को हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, मतलब TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA क्यों बोलते हैं? बिकॉज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एक फर्स्ट मॉलिक्यूल होता है क्रेब्स साइकिल का, मतलब एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, इसके वजह से इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। या फिर सेकंड वन इज इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। ओके, तो मेनली हम लोग को याद रखना है कि क्रेब्स साइकिल आल्सो नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है सब मॉलिक्यूल्स के अंदर, और हम लोगों को एक साइक्लिक प्रोसेस मिलती है। साइक्लिक प्रोसेस के बाद हम लोग को सम बाय प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जो बाय प्रोडक्ट्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, फिर से वही हम लोग रिलीज करेंगे। H2O वाटर भी हम लोग रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। देन हम लोग को मिलेगा NaDH2 एंड FADH2। अभी NaDH2 तुम लोगों को पता है, FADH2 मतलब फ्लैविन एसिड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, तो NaDH2 एंड FADH2 हम लोग को यूज होंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन के अंदर। मेनली यहाँ पे जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन था, वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। वो होने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन के अंदर उसका फर्दर क्लासीफाई होता है ATPs के अंदर, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन पूरी तरह से वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ओके, तो मेनली हम लोग का पूरा जो रेस्पिरेशन होता है, वो रेस्पिरेशन का मेन गोल क्या होता है कि हम लोग को एनर्जी प्रोड्यूस करनी है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो वही हम लोग करेंगे। हम लोगों ने देखा था ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए थे, NaDH2 एंड FADH2। NaDH2 stands for nicotinamide adenine dinucleotide and FADH2 stands for flavin adenine dinucleotide.
ये जो मॉलिक्यूल्स मिले थे हम लोग को, ये मॉलिक्यूल्स फर्दर डिवाइड होते हैं एटीपीज के अंदर। इट मीन्स NADH2 कुछ ATP फॉर्म करेगा, FADH2 कुछ ATP फॉर्म करेगा। तो NADH2 फॉर्म करता है 3 ATPs और FADH2 फॉर्म करता है 2 ATPs। और इसका क्लासिफिकेशन पूरी तरह से कन्वर्ट होने के बाद हम लोग को पूरी तरह से 38 ATPs मिलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। कौन से रेस्पिरेशन के अंदर? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हम लोग को कितने ATPs मिलते हैं? 38। अब ये कैसे मिलते हैं? विद द हेल्प ऑफ 3 प्रोसेसेस, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। अभी नाम में हम लोग को देखो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। तो यहाँ पे एक चेन रिएक्शन होगा। चेन मतलब क्या? जो हम लोग पहनते हैं वही वाला देख लो कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, वैसे यहाँ पे चेन रिएक्शन होगा। चेन रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे NADH2 कन्वर्ट हो जाएगा ATPs के अंदर और FADH2 भी कन्वर्ट हो जाएगा ATPs के अंदर। ATPs के अंदर कन्वर्ट होने पूरी तरह से हम लोग को 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATPs मिल जाएंगे इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, होने के बाद अब ये जो पूरा जो रिएक्शन होता है, इतना याद रखो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, दूसरी जगह पे कहीं पे भी होता नहीं। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन और जो क्रेब्स साइकिल है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होगा। अब यहाँ पे भी बाय प्रोडक्ट्स हम लोग को मिलते हैं। तो बाय प्रोडक्ट्स कौन कौन से थे? यहाँ पे कंप्लीटली ऑक्सीडेशन तो हो गए। ऑक्सीडेशन होने के बाद हम लोग को ATPs वगैरह मिल गए। अब वो होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड H2O भी यहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं। किसका फॉर्मेशन होता है? H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड के। और ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O हम लोग क्या करते हैं? नोज के थ्रू रिलीज कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में 3 स्टेप्स हम लोग इतना पढ़ लें। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ATPs के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम लोग के पास कार्बोहाइड्रेट्स नहीं रहेंगे तो हम लोग ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म करेंगे और उसका कैसे फर्दर क्लासीफाई करेंगे वो पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक जो होगा रेस्पिरेशन का, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, वो भी कंप्लीट कर डालेंगे। थैंक यू।